नमस्कार विद्यार्थियों, मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र कुमार पुरोहित, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का इतिहास की इस विशेष कक्षा में अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, मेरी आज की कक्षा बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के विद्यार्थियों के लिए है और इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान के इतिहास के विविध पहलुओं के बारे में। राजस्थान का वह इतिहास जो प्रारंभिक काल से लेकर प्रागैतिहासिक सभ्यताओं के काल से लेकर 1956 ईस्वी तक का इतिहास है। तो इतने बड़े पाठ्यक्रम को मैं कई खंडों में बांटकर मैं आपको समझाने का उसका गहराई से प्रयत्न करूंगा। तो विद्यार्थियों, आज की मेरी कक्षा जिसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उसका ताल्लुक राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विविध मतों से है। राजपूतों की उत्पत्ति के विविध मतों का अध्ययन करने से पहले विद्यार्थियों, इतिहास के एक सुधीर विश्लेषक होने के नाते, इतिहास के शोधार्थी होने के नाते हमारे लिए ये जानना अपेक्षित हो जाता है कि राजपूतों का राजस्थान के इतिहास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। विद्यार्थियों, इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है कि किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवेश उस समाज से जुड़े हुए, उस भौगोलिक इकाई से जुड़े हुए विविध नृजातीय और प्रजातीय घटकों के सम्मिलित योगदान से निर्मित होता है। तो राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के निर्माण में समाज के सभी वर्गों का, सभी जातियों का, सभी प्रकार के लोगों का योगदान रहा है। लेकिन चूंकि राजपूतों का संबंध शासक जाति से रहा है और राजपूतों ने राजस्थान में एक नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास में राजपूतों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके शौर्य की, उनकी वीरता की, उनके त्याग बिंदुओं की, समाज, संस्कृति, गाय, नारी और पर्यावरण, इन सभी की रक्षा और संवर्धन में राजपूतों के महत्वपूर्ण योगदान को नहीं भूला जा सकता। और राजस्थान की धरती वीरों की धरती रही है, वीर प्रसूता ये धरती रही है। और इस धरती के बारे में कहा जाता है, हीरा न निपजे अठे, न मोती निपजंत, शीश कटिया खंग सामणा, इन धरती निपजंत। अर्थात विद्यार्थियों, राजस्थान की इस धरती पर हीरे नहीं होते, मोती नहीं होते, लेकिन सर कटने के बाद भी लड़ने वाले योद्धा इस भूमि पर होते हैं। और राजस्थान के इतिहास का विवेचन करते हुए कर्नल जेम्स टॉड और कई अन्य विद्वानों ने इस वीरता का उल्लेख किया है, जिसके संबंध राजस्थानी में एक दोहा मिलता है, धोरा घाटी तालरो आटीलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपोली और घर घर ल्यूडिनास। अर्थात राजस्थान का इतिहास उतार चढ़ाव भरा है। जिस प्रकार से यहाँ की भौगोलिक पृष्ठभूमि धोरो अर्थात टीलों की है, सैंड ड्यून्स की है, घाटियों की है, यहाँ पर चंबल जैसी घाटियाँ हैं, तालाब हैं, कई क्षेत्र ऐसे जो वर्षा की प्रचुरता वाले क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार से विविध जैविक और भौगोलिक विविधता वाले क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि गांव गांव थर्मोपोली और घर घर ल्यूडिनास। अर्थात यहाँ पर गांव गांव में थर्मोपोली जैसी घाटी है और घर घर में ल्यूडिनास जैसे वीर योद्धा है। जब ल्यूडिनास और थर्मोपोली की घाटी का जिक्र चला तो मैं आपको बताऊं कि यह थर्मोपोली की लड़ाई विश्व इतिहास की काफ़ी महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मानी जाती है, जिसमें स्पार्टा, जो कि यूनान का सैनिक राज्य था, स्पार्टा के किंग लियोनाइडस ने अपनी सैनिक शक्ति कम होने के बावजूद अपने से कई गुनी ताकत वाली पर्शियन सेनाओं से युद्ध किया और वीरतापूर्वक उनका मुकाबला किया। इसलिए यूरोपीय इतिहास में और विश्व इतिहास में थर्मोपोली की घाटी और ल्यूडिनाइस की वीरता काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन राजस्थान की वीर भूमि के बारे में तो क्या कहें, यहाँ पर तो घर घर में ल्यूडिनास जैसे योद्धा है और गांव गांव में थर्मोपोली जैसी घाटी है। तो राजस्थान की वीरता और शौर्य की गाथाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी मतों के बारे में आइए हम गंभीरता से विवेचन करते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राजपूत क्या,
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और बाणभट्ट के हर्षचरित्र में राजपूत के लिए शब्द मिलता है राजपुत्र, राजस्य पुत्र इति राजपूत, लेकिन वो जाति में था, जाति के संदर्भ में है। और समूह के संदर्भ में हमें चर्चनामा में इसका उल्लेख मिलता है, जब सिंध के राजा दाहिर की सेना में एक लड़ाकों के एक वर्ग का उल्लेख है जिसे राजपुत्र के नाम से संबोधित किया गया है। तो ये वीरता और शौर्य की बात है, ये क्वालिटी की बात है। केवल इसका ताल्लुक एक कालखंड विशेष तक सीमित नहीं किया जा सकता। और राजस्थान के इतिहास में लगभग 700 से लेकर 1200 ईस्वी तक का समय एज ऑफ द राजपूत के नाम से जाना जाता है, राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। इसे विद्यार्थियों एज ऑफ द फ्यूडल लॉर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, सामंती प्रभुओं का युग, सामंती अधिपतियों का युग। और इसको पूर्व मध्ययुगीन भारत के नाम से भी जाना जाता है, प्री मिडाइवल एज। विद्यार्थियों, इस दौर की खासियत ये थी कि इस दौर में हम एक बहुत बड़ी केंद्रीय ताकत का अभाव देखते हैं, जो स्थिरता के प्रतीक हो। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसके पुष्यभूति राजवंश का पतन हुआ और इसके साथ ही उत्तरी भारत राजनीतिक अस्थिरता के दौर में डूब गया। हम यहाँ पर छोटी छोटी रीजनल पावर्स का उल्लेख देखते हैं। ये रीजनल पावर्स अपने आप को राजपूत कहते थे और अपनी उत्पत्ति के बारे में इनके अभिलेखों से, इनकी प्रशस्तियों से कई विविध प्रकार की बातों की जानकारी हमें मिलती है। तो राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी हमारे सामने कई मत हैं। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे पहला मत, जिसका प्रतिपादन एनाल्स एंड एंटिक्विटीज के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने किया, इसके साथ साथ विंसेंट स्मिथ, क्रुक विलियम्स और भंडारकर जैसे भारतीय इतिहासकारों ने भी कर्नल जेम्स टोड के इस मत का समर्थन किया कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशी है। कर्नल जेम्स टोड का यह मानना था कि राजपूत इस देश के मूल निवासी नहीं थे। राजपूत शकों, सीथियनों और हूणों के वंशज थे। उनका यह कहना है कि शकों और कुषाणों और हूणों आदि की बहुत सारी प्रथाएं राजपूतों से मिलती जुलती है, जैसे अश्व सवारी करना, घोड़े की सवारी करना, घोड़े को महत्ता देना, हथियारों का पूजन करना, शकुन देखना, ज्योतिष शास्त्र आदि में विश्वास रखना। तो वे कहते हैं कि बहुत सारी बातें ऐसी थी जो शकों, सीथियनों, हूणों और राजपूतों में काफ़ी हद तक समान थी। और उनका यह कहना है कि परवर्ती गुप्तों के समय में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ तो उस वक्त हूणों का यहाँ पर हमला हुआ। सीथियन या शक यहाँ पर पहले से मौजूद थे और उन्हीं में से एक नया वर्ग पैदा हुआ जो राजपूत के नाम से जाना गया। तो ये कहते हैं कि राजपूत शकों, सीथियनों और हूणों के वंशज हैं। अपने इस मत की पुष्टि में वो बहुत सारी और बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि भारतीय संस्कृति तो शांति प्रधान है, भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान है, और जबकि राजपूत एक हिंसक योद्धा के रूप में, एक लड़ाकू योद्धा के रूप में और खून बहाने वाले योद्धा के रूप में उभर कर सामने आते हैं। तो इस प्रकार के लड़ाकू और खून बहाने वाले वीर योद्धा भारत जैसी धरती के मूल निवासी नहीं हो सकते। ये तो केवल विदेशी शकों, सीथियनों, हूणों और इन लोगों से ही जुड़े हुए हो सकते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड इस बात को भूल जाते हैं। जब भी हम कर्नल जेम्स टोड के मतों की आलोचना करते हैं तो हम ये कहते हैं कि कर्नल जेम्स टोड इस बात को भूल जाते हैं कि राजपूत अपनी वर्ण व्यवस्था के मुताबिक अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे। भारतीय संस्कृति में चारों वर्णों के लिए अलग अलग कर्तव्यों का प्रावधान और अलग अलग कर्तव्यों की नियोजना की गई थी। ब्राह्मण ज्ञान लेने और ज्ञान देने का काम करता था। क्षत्रिय अपनी भुजाओं के द्वारा, अपने बाहुबल के द्वारा समाज की रक्षा करता था, लड़ने भिड़ने का काम करता था, दुश्मनों से संघर्ष करता था, वैश्य धन का अर्जन करता था और समाज के लिए एक मजबूत आर्थिक तंत्र का निर्माण करता था। इस प्रकार शूद्र वर्ग समाज के सभी वर्गों की सेवा करके समाज को मजबूत बनाता था। तो भारतीय संस्कृति में वर्णाश्रम व्यवस्था थी, सभी के लिए अलग अलग कर्तव्यों का निर्वहन था। तो इसमें ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि साहब कि यहाँ के लोग
युद्ध नहीं करते थे, बहुत सारे प्रमाण हैं और हर वर्ग की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो जो क्षत्रिय वर्ग है, जिसको राजपूत के नाम से आगे संबोधित किया गया, वो वॉरियर्स का काम करता था। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें उन्होंने कही। और रही बात, वो अगर कहते हैं कि प्रथाओं की समानता की बात है, कि प्रथा साम्य के आधार पर वो कहते हैं कि सबकी शक शीथेन हों राजपूतों के वंशज है, तो प्रथाओं की समानता तो लंबे समय तक साथ साथ रहने के कारण हो जाती है। आप लंबे समय तक किसी के साथ रहेंगे तो बहुत सारी बातें उनसे स्वीकार कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके वंशज हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने अपने हिसाब से मत लिया। और एक बात विद्यार्थियों, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कर्नल जेम्स टोड, क्रुक विलियम्स, विंसेंट स्मिथ, ये सभी वे इतिहासकार थे जिन्हें हम साम्राज्यवादी इतिहासकारों की श्रेणी में शुमार करते हैं। और साम्राज्यवादी इतिहासकार यूरोपीय सर्वोच्चता, यूरोपीय सुप्रीमेसी के पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। और उनका ये मानना था कि दुनिया में यूरोप जैसा और ब्रिटेन जैसा कोई और कुछ नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान पर अपने शासन को जस्टिफाई करना चाहा, वाइट मैन बर्डन थ्योरी के रूप में, श्वेत व्यक्ति के भार के रूप में। उन्होंने ये कहा कि साहब कि हम इन जातियों पर, इन काली पीली नीली जातियों पर, हिंदुस्तान आदि पर अधिकार करके हम यहाँ के लोगों को सभ्य बनाने का काम कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को अच्छी तरीके से साबित करना चाहते थे कि जो कुछ भी अच्छाइयाँ हमारे इतिहास में, जो कुछ भी महत्वपूर्ण बातें हमारे इतिहास को, भारत के इतिहास को गौरवान्वित कर रही है, उसका संबंध वे अपने से जोड़े। और जो चीज़ें, जो कमियां स्वाभाविक है, जो मानवीय धरातल की कसौटी के ऊपर न्यायोचित नहीं की जा सकती, कई प्रथाएं जो अमानवीय कही जा सकती है, उनसे अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जो महत्वपूर्ण चीज़ें, अर्थात खुद के इतिहास की सर्वोपरिता कायम करना, खुद की सर्वोच्चता को कायम करना, तो इस प्रकार की मानसिकता से ग्रस्त ये लोग थे। तो इसलिए इनका विश्लेषण बड़ी सावधानी से करने की जरूरत है। 100% सत्यता एक ऐसा मापदंड है जिसे इतिहास में पाना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन हम सत्यता के करीब जानने की कोशिश कर सकते हैं और जानना चाहिए। तो एक मानसिकता काम करती है, तो वो मानसिकता इन लोगों में भी थी, तो वो हमें इस चीज़ को भी काफ़ी गौर से देखना होगा। दूसरा मत, राजपूतों की उत्पत्ति का अग्निकुंड सिद्धांत। विद्यार्थियों, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे कई विवरणों में मिलता है और चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में इस बात का बड़े पैमाने पर उल्लेख मिलता है। चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासों में यह कहा गया कि माउंट आबू पर वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य आदि ऋषियों ने एक यज्ञ किया था, जिसका मकसद था कि दुष्ट राक्षसों के चंगुल से धरती को मुक्त कराना। और कहते हैं कि यज्ञ की इस प्रारंभिक प्रक्रिया में यज्ञ की ज्वाला से शुरुआती दौर में 3 योद्धा पैदा हुए, परमार, प्रतिहार और चालुक्य, सोलंकी। और जब ये तीनों योद्धा अपने मकसद को पाने में असफल रहे, यानी वे राक्षसों को हटा नहीं सके, तो इस बार अग्नि की ज्वालाओं से एक चौथा योद्धा पैदा किया गया, जो काफ़ी शक्तिशाली था और जिसकी 4 भुजाएं थी, चाहुआन। और ऐसा कहा जाता है कि ये चाहुआन नाम का योद्धा राक्षसों का अंत करने में सफल हुआ और ऋषियों ने उसको चौहान कहा। तो एक प्रकार से चौहानों की सर्वोच्चता को कायम करने की कोशिश की गई है। इसका भी विद्यार्थियों में विश्लेषण करेंगे। तो यह मत, इस मत के अनुसार चार राजपूत वंशों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है, परमारों की, प्रतिहारों की, चौहानों की और चालुक्यों की। लेकिन चूंकि प्रथम दृष्टया देखें तो हमें इस बात को देखना होगा कि इतिहासकार चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था और स्वाभाविक है कि वो चौहानों की दरबार में होने के कारण, चौहानों से राज के आश्रय प्राप्त होने के कारण वो चौहानों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करें। और दूसरी बात यह है कि इन राजपूत वंशों में से जिनको चंद बरदाई अग्निवंशी बताता है, उनमें से केवल परमार ही अपने आप को अग्निवंशी बताते हैं, बाकी सब तो अपनी उत्पत्ति अलग अलग सोर्स से बता रहे। चौहान अपनी उत्पत्ति सूर्य से बता रहे, सूर्यवंशी कहते हैं। और इसके अलावा प्रतिहार अपनी उत्पत्ति भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से बताते हैं। उन्होंने कहा था कि भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने अपने बड़े भ्राता राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान गेट के ऊपर खड़े रहकर, दरवाजे पर खड़े रहकर प्रहरी का, प्रतिहार का काम किया, इसलिए हम प्रतिहार करें। इसके अलावा सोलंकी, वो भी अपने आप को, चालुक्य सोलंकी, वो भी अपने आप को अग्निवंशी नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में इस मत की वैधानिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये बात कि यदि
माउंट आबू पर किए गए अग्निकुंड यज्ञ कुंड की अग्नि की ज्वालाओं को यदि भौतिक अग्नि माना जाए तो ये सिद्धांत तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि विद्यार्थियों अग्नि एक दाहक तत्व है जिसमें प्रविष्ट हो जाने के बाद सभी प्रकार के तत्व खत्म हो जाते हैं, सभी प्रकार से वस्तुओं का नाश हो जाता है। तो हम यह नहीं कह सकते कि अग्नि से किसी प्रकार के योद्धाओं की उत्पत्ति होती है। ये बेसिकली तार्किक और हास्यास्पद बात है। तो इस सिद्धांत तर्क की कसौटी पर खरा नहीं होता। और तो और स्थिति और भी ज़्यादा विचारणीय बन जाती है, तब बन जाती है जब पृथ्वीराज रासों के ऊपर पूरा का पूरा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है और ये कहा जाता है कि यह रचना 16वीं शताब्दी की रचना है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों इस सिद्धांत की प्रासंगिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह पैदा हो जाता है। लेकिन इस सिद्धांत के बारे में गंभीरता से जब आगे हम विश्लेषण करेंगे तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि आगे तार्किक विश्लेषण के दौरान ये बात आपको बताई जाएगी कि यह अग्नि एक प्रकार से सांकेतिक और प्रतीकात्मक यज्ञ अग्नि थी, जिसके माध्यम से कई जातियों का शुद्धिकरण करके यज्ञ प्रक्रिया के माध्यम से उन तत्वों को जो विदेशी थे, जो अनार्य थे, उनको भारतीय वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया गया और उनको उनकी कैटेगरी के मुताबिक उसमें एडजस्ट किया गया। तो विद्यार्थियों आगे मैं आपसे आगे की क्लास में, चूँकि मैं इस क्लास को 2 भागों में बांट रहा हूँ, तो आगे की क्लास में पार्ट 2 में ओरिजिन ऑफ द राजपूत पार्ट 2 में मैं आपको इस चीज़ को बताऊंगा कि इसके पीछे मूल तथ्य क्या काम कर रहे थे और क्या राजपूत भारतीय क्षत्रिय थे, क्या राजपूत सूर्यवंशी क्षत्रिय थे, क्या राजपूत चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। निष्कर्ष में हम किस प्रकार से एक बेहतरीन निष्कर्ष के ऊपर पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि चूंकि आप इतिहास के विद्यार्थी होने के साथ साथ आप शोधार्थी भी हैं, इसलिए मूल निष्कर्ष क्या होगा और हम सच्चाई के ज़्यादा से ज़्यादा करीब तक पहुंचने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, मैं आपको विद्यार्थियों यह आगामी कक्षा में बताने का प्रयत्न करूंगा। जय हिंद, जय भारत।